नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप ये जान रहे हैं कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। माने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे हुआ। चलो इसको समझा जाए। ये एक चित्र है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। ये बहादुर शाह जफर हैं, ठीक, और कैप्टन हडसन उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके बेटों को। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के ही सामने मार डाला। ठीक, ये तस्वीर है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखो भाई, ये मैप में ये रहा ब्रिटिश आइसलैंड, ठीक है, जहाँ लोकेशन है ब्रिटेन की, और ये रहा अपना भारत। ये बम्बई, ये मद्रास, ये कलकत्ता दिया हुआ है। ये केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये सेंट हेलेना द्वीप है। ये मैप देखिए। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं? देखो भाई, दिशा ऐसे होती है, ये इसको ऐसे पार्ट में बांटेंगे, तो ये हुआ ईस्ट, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। तो एक तरह से ब्रिटेन के पूरब में है ये भारत, है ना, पूरब में है, इस वजह से इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से ही बचकर मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक अधिकार मिल गया यहाँ व्यापार करने का, कि केवल तुम ही व्यापार करोगे और कंपनियां नहीं आएंगी, दूसरी अंग्रेज कंपनियां नहीं आएंगी। वाणिज्यिक माने क्या होता है? वाणिज्यिक माने होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। जैसे हम एक पेन खरीदें, हम पेन खरीदें 5 रुपए में, बेचें उसको 10 रुपए में, तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 5 रुपए का। तो एक तरह से ये मुनाफा कमाना, ऐसी कंपनियों को वाणिज्यिक कंपनियां कहते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ठीक, भले सिर्फ अंग्रेज को ही तो रोक सकते थे, लेकिन यूरोप में जितनी सारी कंपनियां थी, मान लो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई,
और लोगों को कैसे रोकते। तो वो लोग आ गए और वो पुर्तगाली लोग गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, यानी अंग्रेज अपना आए, पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, फिर 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी आए, फिर फ्रांसीसी भी आए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। ये एक तरीका था कि भाई उनका मुनाफा कम होने लगा तो जितने लोग आपस में कॉम्पिटिटर हैं, एक सारी प्रतिस्पर्धी कंपनियां जो भी कॉम्पिटिटर हैं सब अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर दें। ये नहीं कि ये इनको खत्म करे, सारे एक दूसरे के हैं तो भाई जिसको भी जीतना वो खत्म करे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और यहीं से शुरुआत होती है लड़ाई की। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, ठीक, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक, आगे देखते हैं कैसे हुआ। जैसे वहां से तो आए सब लड़ ही रहे हैं, जहां लड़ रहे हैं उनको भी तो दिक्कत हो रहा है, कुछ तो जो स्थानीय शासक हैं उनसे भी दिक्कत होने लगी। तब ऐसे में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार हो कि राजनीति, दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। हुआ कैसे देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू कर दिया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। फरमान क्या होता है? एक तरह से ऑर्डर, एक शाही आदेश कि एक ऑर्डर दे दो कि कोई शुल्क ना चुकाना पड़े और हम लोग व्यापार करते रहें। और ध्यान दें, ये सब औरंगजेब के समय ही हो रहा है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1707 में हुई है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ठीक, कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें छूट नहीं थी। बात समझिए, कंपनी को राइट मिला था, ये नहीं अब कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम अलग से अपना पर्सनल व्यापार चला रहे हैं तो मुझे छूट नहीं थी, ओवरऑल कंपनी को छूट थी। लेकिन हुआ क्या कि अफसर भी शुल्क चुकाने से मना कर दिए और इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां जो थे विरोध क्यों न करते? खुद ही सोचिए, जब राजस्व ही नहीं वसूल हो रहा, और हम आप जानते हैं कि सरकार या राजा का आय का मुख्य स्रोत ही क्या होता है? राजस्व होता है, टैक्स होता है, और उसकी वसूली नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात था नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध करते ही करते। देखिए एक चित्र है, मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं और विलियम सिम्पसन
इन्होंने 1867 में इस चित्र को बनाया था। थोड़ा सा जूम कर दें कि आप आसानी अच्छे से और अच्छे से देख लें। ये नाव है, ठीक। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है मद्रास में। मद्रास आज का चेन्नई। तो जो काम व्यापार से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे युद्ध तक पहुंच गया। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय, और हम लोग क्योंकि पढ़े हैं कि कैसे पिछले क्लास में कि कैसे धीरे धीरे क्षेत्रीय ताकतों का उभार हुआ है बंगाल पंजाब। तो जब औरंगजेब मरा तो बंगाल स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ और बंगाल के नवाब धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाने लगे। और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। ये नहीं कि तुम अपना सिक्का चालू करने लगो, ये सब अधिकार नहीं दिया। और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते कि चारों दीवारें घिरवा के अपने आप को सेफ, ये ना करो कि हाँ अलग ही हो जाओ। किलेबंदी करने से रोक दिया, ठीक। अगर कुछ कर रहे हो तो नजराना मांगने लगे कि अगर आप अधिकार का व्यापार का अधिकार दे रहे हैं तो बदले में आप हमको नजराना दीजिए। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनियां टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठी लिखी और नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ये इन लोग का हो गया था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ये देखिए, ये भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव हैं, प्लासी के युद्ध में लड़े थे। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। अब देखो, कठपुतली माने क्या होता है? कठपुतली एक खिलौना होता है जिसको धागों के सहारे अपने अपने हिसाब से नचाया जाता है। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है कि वो तो कठपुतली हैं, दूसरे के हाथ में उनके धागे बंधे हुए नाच रहे हैं, ठीक है। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी जब नहीं मिली तो जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। सिराजुद्दौला गुस्सा गया, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। और जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया कि अब चलो जो कलकत्ता में किला विला बनवाए हैं चल के उसको कब्जे में किया जाए। देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असल नाम पलाशी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता है। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अंग्रेज उसको पलाशी नहीं कहते थे, प्लासी कहते थे। तो इसी से उस जगह का नाम प्लासी पड़ गया, ठीक है। जब हुआ ये कि सिराजुद्दौला कलकत्ता के किले पे कब्जा करने निकला तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी
और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब देखो हाल, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थीं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यही कारण था कि सिराजुद्दौला हार गए थे, यानी अपनों के ही धोखे की वजह से। ये एक चित्र है महान्यायालय कक्ष का, ईस्ट इंडिया हाउस का, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइट्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बनी ईस्ट इंडिया कंपनी में बैठकें होती थीं। या ऐसी एक सभा का चित्र, देखिए बैठक हो रहा है, बैठे हैं सब लोग, ठीक। और ये हैं नवाब सिराजुद्दौला। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। ऐसा नहीं है कि जो वहां की सरकार थी, अंग्रेज सरकार, वो कंपनी को बहुत उससे देख रही थी, वो भी शक कर रही थी कंपनी के ऊपर कि कैसी शासकीय महत्वाकांक्षाएं हैं। और प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। यह आश्वासन था। देखिए, प्लासी का युद्ध तो अंग्रेज जीत गए, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए, सिराजुद्दौला हार गए मीर जाफर के धोखे की वजह से। और प्लासी की जंग महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखिए, कंपनी नहीं चाह रही थी कि वो शासन संभाले। अभी भी उसका प्रॉपर उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो था वो अपना व्यापार फैलाना था। तो अगर शासक आसानी से उसका काम करने दे रहे हैं तो उसको झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई यानी 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक, देखिए 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं।
ये नवाब, बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में लिखा था, शिकायत किया था। जब रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब उसे खुद ही नवाब बनना पड़ेगा और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफों के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर दी थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 ठीक 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। ये किसके बारे में है? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये जरा से देख लीजिए। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा था। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाग खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यह रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। लेकिन सबकी किस्मत रॉबर्ट क्लाइव की तरह अच्छी नहीं थी और कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये वहां की बात हो रही है जो ब्रिटिश अफसर यहाँ से वहां गए थे। अंग्रेज जब अपने देश लौट के गए धन दौलत कमाने के बाद, धीरे धीरे कंपनी का शासन फैलता गया। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद
कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय कर रहे थे, बल्कि तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक वेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ये हाल हो गया था। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, ये देखिए एक तस्वीर बनी हुई है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिली कैटल ने चित्र बनाया है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। इनके ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। नवाब शुजाउद्दौला अपने बच्चों के साथ, ठीक। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा माने निर्देश के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार की माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये थी रेजिडेंट की ताकत। अधीनस्था माने दब्बूपन, झुका हुआ रहना। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, ये है टीपू सुल्तान। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली 1761 से 1782 तक इनका शासनकाल था और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799, इनके जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी व्यापारियों से संबंध अच्छा बना लिए, ठीक, और अपनी सेना को भी मॉडर्न कर लिए उनकी हेल्प से। ये एक तस्वीर बनी हुई है, इसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बेटे हैं टीपू सुल्तान के, कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म ये चित्र बनाया था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी, इसलिए सारे चित्र बनाए जा रहे हैं।
तब हुआ क्या कि सुल्तान के इन सारे कदम थे कि फ्रांसीसी से दोस्ती बढ़ाए ले रहे हैं, सेना को मॉडर्नाइज कर दे रहे हैं। अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का कामकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ये टीपू का खिलौना शेर है, या टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की एक तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो वह नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ लिए गए थे। बहुत लूटा अंग्रेजों ने हम लोगों को। टीपू सुल्तान की जो कहानियां प्रसिद्ध हैं, देखिए, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मराठे। ठीक, मराठों से लड़ाई, ये सब कैसे हुआ। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। माने कंपनी सोचने लगी थी कि मराठों को भी कंट्रोल कर लिया जाए और या इनको खत्म ही कर दिया जाए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। इसके बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े ही कि कैसे मराठे अपनी ही नीतियों के शिकार हो गए। इस तरह की नीतियां उनकी रही कि पानीपत की लड़ाई में उनको कोई मदद ही पहुंचाने नहीं आया। ठीक, अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो अब पानीपत का जब युद्ध में हार गए तो दिल्ली से जो शासन चलाने का सपना था वो तो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों का बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जो सर्वोच्च मंत्री होता था, इसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसका कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 और 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब इसमें कन्फेडरेसी माने क्या होता है, एक तरह का गठबंधन, कई लोगों का गठबंधन सरकार जैसे काम करती है ना। अभी कुछ देर पहले टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़े। जरा सा आप इमेजिन करिए कि श्रीरंगपट्टनम की युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार आपको मिलते हैं। ठीक है, एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए, हेडलाइन लिखिए। एक ब्रिटेन का अखबार है तो वो कौन सी हेडलाइन लिखेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में, और एक अखबार मैसूर का है वो कैसी हेडलाइन लिखेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में। ये खुद से सोचिए, आपको पूरी बात समझाए हैं। चलिए लिखिए, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
सर्वोच्चता का दावा। ये देखिए बगल में लॉर्ड हेस्टिंग्स की फोटो बनी हुई है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स भाई साहब। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। मतलब इनको लगता था कि भारतीयों का जो रियासतों का अधिग्रहण माने कब्जा कर लेना या धमकी देना, उनके पास अधिकार है, उनकी ही सत्ता सर्वोच्च है। पता नहीं क्या मानते थे। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो फिलहाल से कर्नाटक में है, या कित्तूर भी कह सकते हैं, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। ऐसे ही प्रतिरोध के कई दूसरे उदाहरण अभी हम लोग और आगे डिस्कस किया जाएगा। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि उनका मानना था कि अधिग्रहण करने का हमारे पास अधिकार है तो सामने वाले ने आराम से अधिग्रहण करने दिया। लगातार इसमें प्रतिरोध होता रहा है। ठीक, ये मूर्ति बनी है किट्टू रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति है। रानी चेन्नम्मा ने भी हथियार उठा लिया था। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले, और इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद अब पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति, ये देखिए महाराजा रणजीत सिंह का दरबार लगा हुआ है। ये महाराजा रणजीत सिंह बैठे हुए हैं, पंखा उंखा झल रहे हैं लोग, ये फरियादी बैठे हुए हैं। ठीक है, विलय नीति क्या थी? अधिग्रहण, अधिग्रहण यानी कब्जा लेना, कब्जा कर लेना। इसकी आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अगर कोई भी पुरुष वारिस नहीं है तो ऑटोमेटिक कंपनी का हो गया, ये हाल था। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। माने कि अवध की जनता अपने नवाब के शासन से एकदम ग्रसित है, नवाब सही से शासन नहीं कर रहा है, कुशासन के आधार पे अवध को हड़प लिया। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि अवध को किस तरीके से हड़पा था, तो कुशासन के आधार पे। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए।
जरा सोचिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही ये एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। कैसा लगेगा आपको? और राजगद्दी पाने के लिए आप क्या-क्या करेंगे? इमेजिन करिए ज़रा-सा। ये देखिए, ये कुछ मानचित्र हैं। 1797 का चित्र है, 1797। ये जो येलो एरिया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन है और जो रेड एरिया है ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, ठीक। और फिर देखिए 1840 आते आते जो येलो एरिया है कितना ज़्यादा बढ़ गया, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन के एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रेड एरिया धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। और फाइनली 1857 देखिए, येलो एरिया और धीरे धीरे बढ़ता चला गया और लाल एरिया सिकुड़ता चला गया। तो इससे ये समझ में आ रहा, कंपैरिजन करिए कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों की सत्ता फैलती जा रही थी। इन नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे, ठीक। अब हुआ क्या, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। ये न्याय व्यवस्था 1772 में स्थापित करी गई थी कि किस तरह से, जैसे हर जिले में 2 अदालत होगी। फौजदारी यानी फौजदारी को आप इंग्लिश में क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, और दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट। आज भी देखिए हर जिले में 2 तरह की अदालतें होती हैं, बल्कि एक फैमिली कोर्ट भी, अब तो 3 तरह की मान सकते हैं आप, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ठीक। इनफैक्ट जो फैमिली कोर्ट होता है वो सिविल कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। और जो दीवानी अदालतों के मुखिया वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। काजी एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती क्या होता था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। और महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का जो ऊपरी सदन है, उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसने काम तो बहुत सारा किया था लेकिन इसके ऊपर मुकदमा चला था। देखो जरा कितने लोग बैठे हुए हैं, बाप रे। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। प्रश्न बहुत बारी पूछता है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा, इस चित्र को R.G. पोलार्ड ने चित्रित किया है। 1789 में चित्र बनाया था। आपको और जूम करके और अच्छे से दिखा दे रहे हैं। देखो भाई, पूरा स्क्रीन पे अब दिख रहा है। कितने लोग बैठे हुए हैं और मुकदमा चल रहा है, सब सुनने आए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए, और महाभियोग माने क्या होता है? वही महाभियोग अभी पता है ना, जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उसे महाभियोग कहते हैं, दुराचरण के आरोप में। अब देखिए,
काजी और मुफ्ती के अंदर कलेक्टर की निगरानी में काजी और मुफ्ती भी करते थे, ये तो बता ही दिए। देखिए, एडमंड बर्क ने जो भाषण दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान, वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था: मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये एडमंड बर्क का भाषण है। तो खैर, समस्या क्या थी कानून व्यवस्था में? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। क्या आप समझ रहे हैं कि आज जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग चिल्लाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, 1775 में ही यूसीसी लाने की एक तरह से कोशिश हो रही है। 11 पंडित को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना करी गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। धीरे धीरे कलेक्टर बहुत पावरफुल होते चले गए। कंपनी की फौज कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार उन्हें कहते हैं जो घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं, और पैदल सेना थी। यानी जो मुगलों की सेना थी वो मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। यानी क्या कहते थे? सिपॉय आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट तोड़ेदार एक बंदूक होता है, जैसे पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, उसको मस्केट कहते हैं। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक है जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक, मतलब बंदूक चलाना हो तो माचिस से पहले उसमें आग लगाओ, ऐसी बंदूक होती थी। इससे लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। सवार माने घुड़सवार। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। ये देखिए,
कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। किसी भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है 1780 का। और मराठों तथा मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। इस कोशिश में कभी कभी समस्या आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नजरअंदाज कर देते थे। भला मतलब कि जो पेशेवर होगा वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, वो पेशेवर सिपाही है तो उसको भर्ती कर ली जाती थी। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। आगे हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, ये समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। पूरा आप इस चैप्टर में समझे कैसे धीरे धीरे हर जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती चली गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने पर से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह तक का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। यानी पूरे चैप्टर में आपने समझा कैसे धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। या आपने समझा कि दरअसल हम लोग गुलाम कैसे हुए, किस तरह से अंग्रेजों की गुलामी का किस्सा चालू हुआ। उसी समय अन्य जगह क्या हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। बाप रे। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। देखिए क्या लिखा उन्होंने। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चे की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। ये नाइजल वॉर्डन ने लिखा है। कुल मिला के आपको समझ आ रहा होगा कि कितना अमानवीय थी ये सारी चीजें, है ना। ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है और इसके जो अभ्यास प्रश्न है, जैसे डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया? मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के उत्तर भाग में स्थित थी, दक्षिण भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिम भाग में, कौन से भाग में स्थित थी? ये और मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता चला गया। सही है गलत है? गलत है, बताए ही। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, गलत। ये सही, ये गलत। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, गलत। बहुत सारे बदलाव किए। विचार करिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थीं? क्यों? क्योंकि मुनाफा ज़्यादा मिल रहा था। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कठपुतली की तरह काम नहीं कर रहे थे। और भी अच्छे से आप डिटेल लिखेंगे। दीवानी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ? टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि फ्रांस से गए थे, दोस्ती बढ़ा लिए थे। सब्सिडियरी अलायंस
यानी सहायक संधि की व्याख्या करना है। कोई भी अगर वारिस ना हो, अपने में ले लो। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करना है। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।